हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो 7th चैप्टर में अब जब सही से सुबह हो जाती है तो नोक की नींद खुलती है। जब कोई कहता है ये यहाँ कहाँ से आया तो नोक उठते हुए अपने मेन सर्वेंट को कहता है कि उसे सुबह सुबह क्या हुआ और साइड को देखता है जहाँ पर उसका मेन सर्वेंट उस पपी को पकड़कर गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिज हाइनेस के चैम्बर में आने की। हाँ तो पपी जेसन भौंकते हुए कहता है मुझे जाने दो, समझ गए, वैसे भी मैं काफी थक चुका हूँ। हाँ भाई आराम करने दो महाराज को, रात से मेहनत करते करते थक जो गए होंगे, है ना। तो जब नोक उन्हें ऐसे लड़ते हुए देखता है तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी नजर जाती है अपने हाथ पर जिस पर निशान पड़े होते हैं। तो वो जल्दी से अपनी रोप पहनते हुए सोचता है मैं नहीं मान सकता कि ये सब सच में हुआ था। तभी हेड सर्वेंट उसे बुलाते हुए पूछता है कि क्या वो उठना पसंद करेगा और नोक की बॉडी पर निशान देखते हुए सोचता है कि नोक के साथ न जाने फिर से क्या हुआ होगा और फिर नोक से कहता है कि उसे माफ कर दे क्योंकि वो इस तरह से बिना परमिशन के उनके चैम्बर के अंदर आ गया, पर वो इसलिए क्योंकि जब उसने पहले आवाज लगाई तो यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पर नोक कहता है कोई बात नहीं, इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैं ही टाइम पे नहीं उठा और उस पपी को भी मैं ही अंदर लाया क्योंकि ये बेचारा अपनी माँ के बिना था और शायद इधर उधर घूमते हुए इस पैलेस में घुस गया। तो हेड सर्वेंट नोक से कहता है कि आप इस तरह से आवारा जानवर को अपने चैम्बर में कैसे आने दे सकते हो, और अगर आपको कोई जानवर पालना ही है तो मैं आपके लिए पर्सनली। पर नोक उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहता है बस, वैसे भी मैंने सोचा इसकी हालत मुझसे मिलती जुलती है। हेड सर्वेंट कहता है कि नोक को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए और उस पपी को छोड़ देता है जो नींद में फटाफट नोक के पास जाता है। नोक पपी जेसन से कहता है सब ठीक है और हेड सर्वेंट से पूछता है क्या फादर ने मेरी ग्रीट करने की रिक्वेस्ट को आज फिर से रिजेक्ट कर दिया। तो हेड सर्वेंट कहता है हाँ मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ़ कीजिए, पर हीज मैजेस्टी ने फिर से ऑर्डर दिए हैं कि आप उन्हें आज भी विजिट करने ना आए। नोक उसे कहता है ठीक है, जब हीज मैजेस्टी ऐसा चाहते हैं तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, पर मुझे अपनी ग्रीटिंग्स क्वीन डोंगर और सेंटर कोर्ट में देनी होगी, तो सब कुछ सही से तैयार करो। फिर जब हेड सर्वेंट नोक के चैम्बर से बाहर आता है तो वहाँ पर पहले ही मेड्स खड़ी होती हैं सारा सामान लेकर। वो हेड सर्वेंट से नोक के बारे में पूछती हैं, पर वो कहता है कि हिज हाइनेस अभी पूरी तरह से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तुम अभी कुछ देर के लिए यहीं पे इंतजार करो, और फिर खाना लेकर वापस अंदर चला जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में कुछ मेड्स नोक को तैयार कर रही होती हैं, पर तभी नोक घबरा जाता है क्योंकि अब उसे महसूस होने लग जाता है कि जो रात को हुआ था वो कोई सपना नहीं था। तो उनमें से एक मेड उसे ऐसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ, पर नोक घबराते हुए कहता है कि वो ठीक है। अब जो मेड नोक के कॉलर को सही कर रही होती है तभी उसकी नज़र पड़ती है नोक की गर्दन पर और हेड सर्वेंट उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। तो वो उन दोनों मेड से कहता है अब तुम दोनों जा सकती हो, बाकी का काम मैं देख लूँगा। तो फिर वो दोनों वहाँ से जाने लग जाती है, पर उनमें से एक जो पहले नोक की गर्दन के निशान को देख रही होती है वो फिर से पीछे देखती है और सोचते हुए जाती है लाल निशान। अब कहीं पर कुछ सर्वेंट्स एक टूटे हुए दरवाजे को देख रहे होते हैं, उनमें से एक कहता है कि ईस्ट पैलेस में ऐसा कौन कर सकता है। अब नेक्स्ट सीन में पपी जेसन ग्राउंड पर स्क्रैच करते हुए सोच रहा होता है ये भी बुरा नहीं है, यहाँ पर यिन एनर्जी का काफ़ी अच्छा फ्लो है, और वो रोता हुआ चेहरा उसमें भी कुछ बात है। फिलहाल अभी के लिए मुझे खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और बीच में ही रुकते हुए कहता है बाहर निकलो। तो साइड में जो वही 3 घोस्ट और बाकी छिपकर उसे देख रहे होते हैं वो बाहर निकलते हैं और जेसन को ग्रीट करते हैं। अब जेसन उनसे कहता है मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहा था। तो फीमेल घोस्ट कहती है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, और वैसे भी हम तीनों यहाँ से जाएंगे भी कहाँ। जेसन उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहता है आई एम श्योर ये मेरे काम की बात नहीं है। फीमेल घोस्ट सोचती है कैसा कमीना है ये, और हंसते हुए कहती है हाँ हम कैसे आपको हमारी चिंता करने दे सकते हैं, आपको तो बस हमें अपना सर्वेंट बनाना है और हम पर ऑर्डर करना है। पर जेसन उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, तो उसने बिल्कुल ही अजीब शक्ल बनाई होती है। फीमेल घोस्ट आगे कहती है कि वो अपने लिए कोई सिंपल डिसेंट हस्बैंड ढूंढ लेगी, ये जरूरी नहीं है कि वो क्राउन प्रिंस ही हो। शैडो घोस्ट कहती है कि जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को ईस्ट पैलेस में पाया, और हंग्री घोस्ट कहता है मैं बस जी भर के खा लूँ यही मेरे लिए काफ़ी है, लगता है खाने में ये मेरी तरह है। पर जेसन कहता है मुझे तुम लोगों की कोई मदद नहीं चाहिए, तो फालतू की बकवास बंद करो और निकल लो। फीमेल घोस्ट उसे मनाते हुए कहती है जरा सोचिए कितना अच्छा रहेगा अगर हम लॉर्ड जेसन के ऑर्डर को फॉलो कर सके, पर असल में तो यहाँ एक ईविल स्पिरिट है जो इस जगह को अपना घर ही समझती है और इधर उधर जाकर दूसरे घोस्ट को पकड़कर उन्हें ख़त्म कर देती है। अब जेसन उनकी बातों पर ध्यान देते हुए पूछता है ईविल स्पिरिट कौन है वो। तो फीमेल घोस्ट बताती है उसका नाम योम है, बहुत साल पहले वो इस जगह आया और तब से किसी भी घोस्ट को इस पैलेस से बाहर नहीं जाने देता। और ये सिर्फ एक मामूली सी र्यूमर नहीं है, बल्कि अगर कोई घोस्ट इस पैलेस से एक कदम भी बाहर रखता है तो योम उसे ख़त्म कर देता है, और इसमें हम जैसे कुछ भी नहीं कर पाते, हमें वही करना पड़ता है जो कहा जाता है। लेकिन ज़रूर जब लॉर्ड जेसन की स्थिति हमसे अलग है तो हम जैसे स्ट्रे घोस्ट कैसे आपके अगेंस्ट जा सकते हैं।
जेशन कहता है योम, एक मामूली सी इविल स्पिरिट और इतनी हिम्मत। वेल ठीक है, फिर जब मैं बोर हो ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं उसे मिलने चला जाऊँ। मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो तुम कुछ भी फालतू की हरकतें मत करना और यहीं पर रहना। और वहाँ से जाने लगता है। फीमेल गोस्ट कहती है हाँ क्यों नहीं, हैव अ सेफ ट्रिप। और फिर हंसते हुए कहती है हाँ, अगर ये आमा का बेटा हुआ तो भी क्या, ये फिर भी अपनी फुल पावर के बिना स्वयं का कुछ नहीं कर सकता। चलो फिर देखते हैं ये हेटफुल गाय किस तरीके से पूरी तरह ह्यूमिलेट होता है। सो 8 चैप्टर में जेशन योम को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा होता है और सर्वेंट उसे देखकर सोचते हैं कि ये पपी कहाँ से आया होगा और अकेले अकेले कहाँ घूम रहा है। तो फिर जेशन को योम मिली जाती है जो बाकी घोस्ट को ढूंढते हुए कह रही होती है कि कहाँ है वो, और वो लोग मरने के बाद भी पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। जेशन योम को देखते हुए सोचता है क्या यही है वो, और उसके पास आकर पूछता है क्या तुम ही योम हो। पर योम उल्टा जेशन से पूछते कि वो कौन है। तो जेशन कहता है वो घोस्ट तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और मैं भी बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। बट गॉश, तुम तो सच में बहुत घटिया दिखते हो। हाँ, जो दिखने में अच्छे नहीं होते उन्हें दूसरों के सामने सही से पेश आना चाहिए। तो योम कहती है हाँ, इतना छोटा सा क्रिएचर और इतना बड़ा मुंह। पर कोई बात नहीं, तुम काफ़ी काइंड हो क्योंकि तुम मेरी भूख मिटाने वाले हो। मैं बस एक बार में ही तुम्हें निगल लूँगी। जेसन उसे देखते हुए सोचता है उस फीमेल घोस्ट ने कहा था कि दूसरे घोस्ट को खाकर जिंदा रहती है, तो क्या ये सारे वही घोस्ट हैं। योम जो कि पपी जेसन की कहानी आज ख़त्म करने वाली होती है वो एकदम से रुक जाती है और पूछती है तुम दूसरों की तरह नहीं हो, है ना? तो कौन हो तुम? तो अब वो जेसन के ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म को देखती है। जेसन योम से कहता है वाह क्या बात है, तुम तो ओरिजिनल शेप के अंदर भी देख सकती हो, और वैसे मैं अंडरवर्ल्ड से हूँ। योम कंफ्यूज होते हुए पूछती है अंडरवर्ल्ड? जिस तरह से तुम दिख रही हो उससे मैं बता सकती हूँ कि तुम ग्रिम रीपर तो नहीं हो। ओहो, सन ऑफ यामा, तुम तो वही हाफ डेविल हो ना? वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ओ शायद क्योंकि क्राउन प्रिंस की र्यूमर्स हर जगह फैली है तो तुम तक भी पहुंच गई होंगी। मैंने उन सारे घोस्ट को निगल लिया जिन्होंने क्राउन प्रिंस को छुआ था। वो हर रात स्पेक्ट्रोफिलिया की टॉर्चर से गुजरता है पर फिर भी नेवी और इनोसेंट ही रहता है, इसीलिए सारे के सारे मेल घोस्ट उसी से चिपकना चाहते हैं। जेसन योम से कहता है तुम्हें उस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो अब मेरी है। तो योम भी उसे कहती है हाँ, तुम बस एक हाफ डेविल हो, वो भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ, और कुछ नहीं, और तुम मुझे सिखा रहे हो। खैर, तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भले ही मैं ऐसी बन चुकी हूँ पर मेरी इंटेंशन उस आदमी को हार्म करने की बिल्कुल भी नहीं जो मेरी तरह चीज़ों को झेल रहा हो। जेसन हंसते हुए कहता है हाँ, तुम्हारे जैसी? क्या बात, तुम तो इविल स्पिरिट होने के बाद भी ह्यूमैनिटी दिखा रही हो। तो योम कहती है इंसान, सही कहा, मैं एक बार थी। मेरे गुजरने से पहले मुझे काफ़ी स्किलफुल समन के रूप में जाना जाता था, पर एक दिन ऐसा आया जब मुझे अचानक से पैलेस में बुलाया गया जहाँ एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। अब योम उस बच्चे से पूछती है माय लेडी, क्या आपको कुछ ईविल चीज़ें दिखती हैं? तो वो बच्ची क्रीपी स्माइल देते हुए पूछती है क्या क्या तुम भी उन्हें देख सकती हो? योम बताती है तो फिर मैंने वही कहा जो मैंने देखा, और उसके फादर को बताती है कि यहाँ बहुत सारे घोस्ट हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, अगर वो जल्दी करे तो एक सही से एक्सोरिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। वो अभी छोटी है तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। और बाहर देखती है जहाँ वही बच्ची उसे अजीब तरह से देख रही होती है। तो फिर योम बताती है भले ही मैं जानती थी उस बच्ची की आंखों में एक मर्डर का लुक था, पर मेरा मानना था कि मेरी ड्यूटी वही कहना है जो मैंने देखा है, पर मुझे वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि अगले ही दिन वो अपने पूरे परिवार को खो देती है। और बताती है जब मैं अपने परिवार को खोने के दुख में चीख चीख कर रो रही थी तो वो छोटी सी चीज़ मुझे इस तरह से देखकर इतनी खुशी से हंस रही थी जैसे कि एक पूरी तरह से खिला हुआ फूल। तो अब क्वीन को दिखाया जाता है जो कि नो की स्टेप मदर है, जो किंग से कहती है कि उन्हें क्राउन प्रिंस से मिल लेना चाहिए, पर किंग कहते हैं कि वो उनसे ये पूछना बंद करे। और वो क्राउन प्रिंस क्वीन को अपनी मदर तक नहीं मानता है, पर क्वीन समझाते हुए कहती है कि क्राउन प्रिंस के लिए किंग सिर्फ उसके फादर हैं, तो अब से वो उसे माफ कर दें। और क्राउन प्रिंस थोड़ा कंफ्यूज भी होगा क्योंकि वो उससे उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है और उसने अभी क्राउन प्रिंस को जन्म दिया है, तो क्राउन प्रिंस थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा होगा। पर किंग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, पर अगर ऐसा है भी तो क्राउन प्रिंस भला अपने ही छोटे भाई से क्यों डरा महसूस करेगा। और फिर और भी ब्ला 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 इनकी बातें बताते हुए कल हो जाएगी। तो फिर जब किंग वहाँ से चले जाते हैं तो क्वीन अपनी सर्वेंट से कहती है वो छोटा सा क्राउन प्रिंस भले ही वो मुझसे कितनी भी नफरत करता है, पर अभी तक उसने एक भी विजिट मिस नहीं किया है, ना ही सुबह और ना ही रात। वो बिल्कुल अपनी डेड मदर की तरह एक्ट करता है, एकदम नीट।
और फिर अपनी सर्वेंट से नो की कोर्ट लेडी के बारे में पूछती है कि क्या उसने कोई न्यूज़ दी, जिस पर उसकी सर्वेंट उसे कुछ बताती है और ये सुनकर क्वीन कहती है क्या, एक लाल निशान, वो भी क्राउन प्रिंस की बॉडी पर अगर उसने किसी कोर्ट लेडी को छुआ होता तो मुझे पहले ही पता लग जाना था। मैंने तो सोचा था वो इन मामलों में किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो हमेशा छोई क्योंग जोन के साथ घूमता रहता है, पर ये तो पब्लिक सेंटीमेंट को चेक करने का एक्सक्यूज देकर बाहर कुछ और ही कर रहा है। एक लड़की। और फिर सोचते हुए अपनी सर्वेंट से कहती है कि उसे क्योंग जोन के पीछे भी किसी को लगा देना चाहिए। 9th चैप्टर में क्योंग जुन नो को एक ब्रश गिफ्ट करते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे ये पसंद आया, तो नो क्योंग जुन से कहता है कि जब से वो दोनों साथ हैं क्योंग जुन हमेशा उसके मन की बात जान लेता है कि उसे क्या चाहिए और वो इसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेगा। फिर पपी जेशिन जो नो की गोद में बैठा होता है वो टेबल में रखे खाने को पकड़ने की कोशिश करता रहता है पर पकड़ नहीं पाता, जिसे देखकर नो कहता है ओह हाँ, मुझे पहले तुम्हें कुछ खिला देना चाहिए था, और फिर उसे कुछ खाने को देता है। ये देखकर क्योंग जुन कहता है अगर आप ऐसा करोगे तो ये छोटा सा जानवर इसे अपनी गलत आदत बना लेगा। और ये सुनकर जेशिन अपना मुंह टेढ़ा करते हुए गुस्से से कहता है क्या क्या हाँ क्या देख रहे हो तुम, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? पर ऑब्वियसली किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। फिर क्योंग जुन नोक से पूछता है कि नोक को वो स्क्रैच कहाँ से लगी। नोक कंफ्यूज होकर पूछता है कि कौन सा स्क्रैच, तो क्योंग जुन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है आपकी गर्दन पर योर हाइनेस। और जब नो को याद आता है कि क्योंग जुन किस स्क्रैच के बारे में बात कर रहा है तो वो जल्दी से अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहता है ओह ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, और वैसे भी किसी आदमी पर थोड़ी बहुत चोट लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंग जुन कहता है आप ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझ जैसे इंसान के लिए जो आपको सर्व करता है उसके लिए आपकी सेफ्टी से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। क्योंग जुन की ये लाइनें सुनकर जेशन खाते हुए सोचता है ग्रॉस, ये सब इतना ग्रॉस है कि मैं इसे देखना और ज़्यादा नहीं सह सकता। फिर वो वहाँ से उठता है और बाहर जाने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। नोक उसके पास जाते हुए कहता है ओह तो तुम बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, पर यहीं पर खेलना, ज़्यादा दूर मत जाना। और फिर जेशिन वहाँ से चला जाता है। फिर जब रात का टाइम होता है तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और फिर वो सीधा पहुँचता है एक ब्रोथल में, जहाँ वो बैठे बैठे अपने आप से कह रहा होता है मैं हमेशा सोचता हूँ ये अफेक्शन जैसी चीज़ें क्या होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है। इतने खुलकर मुस्कुराना, वो भी सिर्फ एक आदमी की झलक से। हाँ, चीज़ें जैसे ह्यूमन आर्ट, क्या ये आसानी से किसी भी दूसरे इंसान से नहीं मिल सकती? और फिर उसकी नज़र जाती है उसी लड़के पर जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा। वो वहाँ से उठकर बाहर जाने लगता है, तभी जेसन उसके पीछे से आकर पूछता है कि वो इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है, जिससे वो बेचारा डर जाता है। तो ये देखकर जेसन उससे कहता है तुम मुझे यहाँ देखकर ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो, पर तुमने तो कहा था तुम हर रात एक कैंडल जलाते और मेरा वेट करते हो, पर लगता है वो सब झूठ था। तो अब वो लड़का कहता है माय लॉर्ड, मुझे उस तरह से ह्यूमिलेट करने के बाद अब आप ये बातें कह रहे हैं। पर जेसन कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसे तो पता ही नहीं वो किस बारे में बात कर रहा है। तो वो कहता है मैंने यही सोचा था कि आपको याद नहीं रहने वाला कि उस दिन क्या हुआ था। मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। जिस दिन आप मुझे आखिरी बार देखने आए थे और फिर उस तरह से छोड़कर चले गए, तो मैंने इस बारे में अकेले में बहुत देर तक सोचा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपके लिए मैं कोई वो स्पेशल पर्सन नहीं हूँ जिसके साथ आप अपना अफेक्शन शेयर करेंगे, बल्कि मैं आपके लिए सिर्फ वो चीज़ हूँ जिसे आप यूज़ करके साइड फेंक सकते हैं। अभी आपने मुझसे पूछा कि क्या मैंने आपका इंतज़ार किया जैसे मैं पहले किया करता था, तो मैं आपको बता दूं, क्या इस दुनिया में कोई इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होगा जो किसी के लिए अफेक्शन की फीलिंग्स रखे, ये जानते हुए भी कि वो दूसरा इंसान उन फीलिंग्स को कभी वापस नहीं लौटा सकता। तो जेसन पूछता है वेल, अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स थी वो बस इतने तक ही थी। तो वो लड़का भी कहता है मैंने आपसे यही रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया था, पर मुझे लगता है माय लॉर्ड, आप इस लाइफ में अपने इस हार्ट को किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर जेसन भी शॉक में चला जाता है। तो अब पैलेस में जहाँ दो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एक गार्ड को ऊपर जेसन देखता है जो उन्हें घूर रहा होता है, और जब तक वो गार्ड दूसरे गार्ड को डरते हुए ये बताता है तब तक जेसन वहाँ से चला जाता है। तो अब जेसन सीधा नोक के पास आता है जो कि सोया हुआ होता है और कहता है ये एकदम शराबी की तरह लग रहा है, लगता है तुम इतने भी क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारा वो छोटा सा पालतू जानवर कहाँ गया और क्या कर रहा है। तुम्हें इस तरह से आराम से सोते हुए देखकर लगता है तुम्हारा सर पूरी तरह से उस आदमी के ख्यालों से भरा रहता है। और नोक फिर से अपनी नींद में क्योंग जुन का नाम लेता है, जिसे देखकर जेसन कहता है ये रहा यहीं पर एक ऐसा बेवकूफ़ जिसके अफेक्शन की फीलिंग्स उसे कभी वापस नहीं मिलने वाली, और फिर भी वो उन अफेक्शंस को छोड़ नहीं रहा है। इस चैप्टर में जेसन नोक के आगे बैठकर अपने मैजिक से यिन एनर्जी को देख रहा होता है।
तो जिसे नहीं पता है कि यिन एनर्जी क्या होती है, तो यिन एनर्जी कोल्ड, डार्क और नेगेटिव एनर्जी होती है जो जेशिन को इस मोटल रिलाम में रहने के लिए चाहिए। फिर तभी बाहर से जेशिन को किंगजुन की आवाज आती है जो हेड सर्वेंट को बताता है कि नोक सो चुका है। तो हेड सर्वेंट बाकी के सर्वेंट्स को कहता है कि वो लोग नोक को उसके चैम्बर में ले जाएं। पर तभी किंगजुन उन्हें मना करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता है सबकी कोई ज़रूरत है। पहले ही हीज़ाइनस इंसोमेनिया से परेशान है और फिर अगर हम उन्हें इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो हीज़ाइनस की नींद खराब हो सकती है। और मैं सोच रहा हूँ उसे क्या परेशानी होगी, क्योंकि उसे इस तरह से आराम से सोते हुए मैं काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ आज रात के लिए हम उसे वहाँ सोने दें? तो हेड सर्वेंट किंगजुन से कहता है कि हाँ वो सही कह रहा है और साथ ही बाकी के सर्वेंट्स को वहाँ जाने से मना कर देता है। और फिर किंगजुन वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी साइड अंदर जेशिन नोक से कहता है, क्या बोरिंग लाइफ है, इधर उधर इतने सारे लोग, वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम ठीक तो हो। वेल थैंक्स टू यू मैं यहाँ अंदर आ पाया और मुझे खाने के लिए बहुत कुछ मिला, शायद इसीलिए लोग मुझे हाँ बेट कहते हैं। फिर वो पहले बाहर देखता है और फिर नोक को क्रीप की तरह घूरने लगता है और कहता है, यहाँ कोई है जो इतनी मुश्किल से गुजर रहा है, वो भी सिर्फ थोड़ी सी यिन एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, और अभी भी ही इज रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस यहाँ आराम से बिना किसी चिंता के सोए हुए हैं, वो भी तब जब वो इतना तक नहीं जानता कि वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से वो इतने आराम से सो पा रहा है। और फिर नोक को किस करना स्टार्ट कर देता है और इसी बीच कुछ देर बाद नोक की नींद खुलती है, पर वो अभी भी नशे में होता है। तो जेशिन को किंगजुन समझकर उसका नाम लेने लगता है और जेशिन को गले लगाकर उससे बड़बड़ाने लगता है, जिसे सुनकर जेशिन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम काफी रूड हो, मैं हमेशा सोचता हूँ ऐसा क्यों है, जब भी तुम मेरे साथ होते हो तो तुम हमेशा दूसरे आदमी का नाम क्यों लेते हो। जिससे अब नोक सही से होश में आता है और जेशिन से पूछता है कि वो दोबारा से यहाँ पे क्या कर रहा है, जिस पर जेशिन उससे पूछता है, क्या सिर्फ अभी तुमने मुझे सही से पहचाना है। नोक जेशिन को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी बाहर से हेड सर्वेंट उसे आवाज लगाकर पूछता है कि क्या वो उठ गया है। तो हेड सर्वेंट की आवाज सुनकर नोक घबरा जाता है और सोचता है कि ये नहीं हो सकता कि कोई बाहर है। जेशिन नोक से कहता है, हेड सर्वेंट तुम्हें बुला रहा है, अब हम क्या करें। पर सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नोक सोचता है कि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई उसे इस तरह से देखे। और फिर ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस वही होता है जो हर युवाई मानवा मांगास में होता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन। तो अब कुछ दिनों बाद नोक अपने बाथटब में बैठकर रिलैक्स करते हुए सोचता है कि उस दिन से वो काफी रातों से नहीं सोया है, पर वो आदमी है कौन। तभी वहां पर कोई एकदम से आता है जिससे नोक डर जाता है, जो कि हेड सर्वेंट होता है। वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि पानी ठंडा हो गया था तो वो उसमें गर्म पानी मिला रहा था, जिस पर नोक कहता है, कोई बात नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था तो एकदम से चौंक गया। वैसे एक बात बताओ, यहाँ पर दूसरे सर्वेंट्स क्यों नहीं है, और फिर जिसकी वजह से सारा काम तुम्हें अकेले करना पड़ रहा है, तुम थक जाओगे। तो हेड सर्वेंट कहता है कि नोक आजकल काफी स्ट्रेस में लग रहा था, तो इसलिए उसने बाकी सर्वेंट्स को बाहर खड़े रहने को कहा है ताकि नोक थोड़ी देर के लिए भी आराम से रह सके। जिस पर नोक कहता है, मैं तुम्हारी कंसर्न के लिए काफी ग्रेटफुल हूँ, पर मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब हेड सर्वेंट वहां से जाते हुए कहता है कि जब तक नोक उन्हें नहीं बुलाएगा तब तक यहाँ कोई एंटर नहीं करेगा। और फिर वो वहां से चला जाता है। तो अब नोक कहता है कि हेड सर्वेंट का नोक के साथ होना उसके लिए ऐसा है जिसके लिए वो सच में बहुत ही ग्रेटफुल है, और सोचता है जहाँ तक हेड सर्वेंट आहनिगवान की बात है वो काफी चालाक है, तो अभी तक उसने ये सब नोटिस कर ही लिया होगा। भले ही वो आदमी अभी तक दूसरों के सामने अपेयर नहीं हुआ है, पर मेरी बॉडी के मार्क्स से ही पता चल जाता है कि वो सब कोई स्पेक्ट्रोफीलिया के दौरे नहीं थे और ना ही कोई सपने। और फिर नोक को जेशिन के इल्यूजन होने लगते हैं, जिसमें जेशिन नोक के पास आकर उससे कहता है, चलो सच बताओ, तुम्हें भी वो सब पसंद आया था ना, वो भी इतना कि तुम अब छोई किंगजुन के बारे में तक नहीं सोच पा रहे हो। तो नोक एकदम से उठकर सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सेंटर पैलेस को जरूर पता चल जाएगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और अब से मैं उस आदमी को वैसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा जैसा वो चाहता है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। Oops, sorry, but here Nook exactly looks like Eren Yeager from Attack on Titans. So Devil's Night सॉन्ग का 13 चैप्टर स्टार्ट होता है और ब्राइट घोस्ट बाकी घोस्ट के साथ मिलकर पपी जेशिन को उठा रहे होते हैं, जो कि गुस्से में आके पूछता है क्या है। तो पहले तो वो तीनों खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर ब्राइट घोस्ट कहती है कि जेशिन उनसे कुछ पूछना चाहता है। तो फिर जेशिन को याद आता है और वो शैडो घोस्ट से कहता है, ओ हाँ तुमने कहा था जब तुम उठी थी तो तुम प्रिंस के क्वार्टर्स में थी। जिस पर शैडो घोस्ट कहती है, हाँ माय लॉर्ड, जिस दिन मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को यहाँ पाया। तो जेशिन कहता है,
अच्छा तो ऐसा है। और फिर वो उस दिन की बातें याद करने लगता है जब वो पहली बार योम से मिलता है और वो उसे आगे बताती है। वो छोटी सी चीज तो मुझे इस हालत में देखकर बहुत खुश हुई, पर मैं इस दुनिया में 10 और उससे ज्यादा साल अकेले रहकर किसी ऐसे रास्ते को ढूंढती रही जिससे कि मैं अपना बदला ले सकूं। और फिर आखिरकार मैंने ऐसा रास्ता ढूंढ ही निकाला जिससे कि मैंने खुद की बॉडी पर एक कर्स डाला। मैं कॉफिन के अंदर लेटी और फिर मुझे जिंदा ही दफना दिया गया ताकि मैं एक ईविल स्पिरिट बन सकूं। क्योंकि मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी एक उंगली तक उठा सकूं, तो फिर इंसेक्ट और वर्मिन गोस्ट मेरी बॉडी को खाते रहे, जिसकी वजह से मुझे एक बहुत ही स्लो डेथ मिली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये सब करके मुझे नरक जाना पड़े, पर जब तक मैं उस लड़की को अपने साथ लेके जा सकूं तो फिर ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिस पर जेसन कहता है, अपनी बॉडी को इस तरह से सेक्रीफाइस करना, वो भी सिर्फ एक रिवेंज के लिए, ये तो तुमने एक बेवकूफ़ी वाला काम किया। तुम्हारे परिवार की जिंदगियां बस वहीं पे खत्म होने वाली थी और ये तो तुम्हें भी पता होगा ये चीजें फेटेड होती हैं। तो योम जेसन से कहती है, वो तुम थे जिसने एक बेटे के लाइफ स्पैन को उसके पिता की लाइफ स्पैन से बदलने के लिए बुक ऑफ नेम्स को ही बदल दिया। तो ये फेटेड वाली बातें मुझे तो मत ही बताओ, पर जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा क्लूलेस हो। कोई शक नहीं है तुम उस बॉडी में फंसे हुए हो। और अब ये सुनकर जेसन की बोलती ही बंद हो जाती है। तो योम आगे कहती है, मैंने सुना तुम्हें आफ्टर वर्ल्ड में वापस लौटने के लिए एक इंसान के दिल को जीतना होगा, पर तुम्हें क्या लगता है क्या तुम ये कर पाओगे? तुम उन कॉमन स्पिरिट से बिल्कुल भी अलग नहीं हो जब तक तुम प्रिंस को फोर्सफुली अपने साथ रखोगे। अगर तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ प्रिंस की बॉडी को पा लेने से तुम यहाँ से निकल सकते हो तो तुम एकदम गलत सोच रहे हो। और ये सब सुनकर जेसन वहां से जाते हुए कहता है, हाँ, अपने काम से काम रखो। पर तभी योम कहती है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बता सकूं कि प्रिंस के हार्ट को कैसे जीतना है? जिससे जेसन एकदम से रुकता है और योम से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। जिस पर योम जेसन को बताती है, प्रिंस लीनोक और छोय क्योंगजुन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, और ये बात वो खुद भी अच्छी तरह से जानता है। उसका प्यार शायद गहरा हो, पर इतना भी नहीं कि तुम्हें कोई मौका ना मिल पाए। सच कहूँ तो उसी के जैसे लोग होते हैं जो जल्दी टूटते हैं, और प्रिंस को क्वीन से भी खतरा है, तो तुम मेरी मदद करो, इससे प्रिंस को भी फायदा होगा और फिर तुम उसके अफेक्शन को भी जीत पाओगे। और अब ये सुनकर जेसन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है, हाँ, क्या अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर एक इविल स्पिरिट बनाने के चक्कर में तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये बताने की कि मुझे तुम जैसे इंसानों के सामने झुक जाना चाहिए? तो योम उसे कहती है, तुम इंसानों को नहीं समझते और शायद तुम्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये देखना मुश्किल नहीं होगा कि तुम्हें इस मोर्टल वर्ल्ड में क्यों बैनिश कर दिया गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता तुम हमेशा के लिए यहीं और उसी बॉडी में फंसे रहना चाहते हो। और अब जेसन को होश आता है कि वो उस पोजीशन पर नहीं है जहाँ पे वो खुद की मनमानी कर सके, तो फिर वो योम से पूछता है कि अब उसे क्या करना होगा। तो योम उसे कहती है, जो 3 घोस्ट प्रिंस को हॉन्ट कर रहे हैं उनके पास्ट के बारे में पता लगाओ। जेसन पूछता है, उन तीनों के पास्ट के बारे में क्या पता करना है? योम उसे बताती है, वो तीनों क्वीन के बनाए हुए कर्स ऑब्जेक्ट है और बाकी सिर्फ कॉमन इविल स्पिरिट है जो प्रिंस की ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए हैं। तुम उन्हें प्रिंस के क्वार्टर के आसपास छुपाया हुआ पाओगे। क्वीन दूसरों को कर्स करने में काफी स्किल्ड है, वो जानती है दूसरों पर स्पेल कास्ट कैसे किया जाता है और खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। मुझे नहीं पता वो कौन सा तरीका यूज करती है, पर वो खुद किसी पावरफुल एमुलेट से प्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से कोई भी घोस्ट, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके चैम्बर में एंटर नहीं कर सकता। हालांकि उसके खुद के कर्स ऑब्जेक्ट को उसी की तरफ मोड़ना शायद पॉसिबल हो सकता है। तो अगर तुमने उन तीनों के पास्ट के बारे में पता लगा लिया तो वो तुम्हें वहां लेके जाएंगे जहां उनके बॉडी पार्ट्स को दफनाया गया है। मैं इस जगह से बंदी हुई हूँ तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो प्रेजेंट में जेसन खाते हुए सोचता है, ये वैसा ही है जैसे उसने कहा है, मैं हमेशा के लिए इसी फॉर्म में नहीं रह सकता, और फिर ट्राई करने में भी क्या जा रहा है, वैसे भी मेरे पास कुछ होने के लिए है नहीं। और फिर ब्राइट घोस्ट से कहता है, तुम मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम्हें अपने पास्ट के बारे में याद है। वो पूछती है, मैं? तो जेसन कहता है, हाँ तुम। तो वो सोचते हुए बताती है, मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। सिर्फ एक चीज मुझे याद है, वो है बहुत ही ज्यादा गर्म महसूस करना। जेसन उससे पूछता है, तुम्हें गर्म महसूस हुआ और बस इतना ही? जिस पर वो हाँ कहती है। तो जेसन उठते हुए कहता है, ठीक है, और सोचता है शायद इसकी डेथ जलने से हुई होगी, मुझे किसी भी रिसेंट फायर के केस को चेक करना चाहिए। और फिर वहां से जाते हुए उन तीनों से कहता है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो यहीं पे रहना और किसी मुसीबत में मत पड़ना। और वो तीनों डर के मारे कहते हैं कि वो लोग कहीं नहीं जाएंगे और यहीं पे रहेंगे। तो डेविल्स नाइट सॉन्ग के 14 चैप्टर में नोक और क्योंगजुन मार्केट में कहीं जा रहे होते हैं। तो क्योंगजुन नोक से कहता है कि उसे पता नहीं था आज मार्केट में ऐसी भीड़ रहेगी, वरना वो कोई दूसरा टाइम देखता।
पर नोक कहता है कि कोई बात नहीं, और तभी हम देखते हैं कि जेशिन भी उसी मार्केट में आया हुआ है जहाँ नोक है। फिर क्योंगजुन नोक से पूछता है कि क्या उसे सोने में दोबारा से दिक्कत आ रही है क्योंकि वो थका हुआ लग रहा है, जिस पर नोक सोचने लगता है उस दिन से मैं अपने विजिटर के बारे में पता लगाने में लगा हूँ, वो भी बिना किसी सक्सेस के। तो चाहे वो आदमी हो या घोस्ट, मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक उसके बारे में पता न लगा लूं। और फिर क्योंगजुन से कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है तो मैं सही से सो नहीं पाया हूँ। तो क्योंगजुन कहता है ये अच्छी बात है कि आप स्टडीज को सीरियस ले रहे हैं, पर हेल्थ भी जरूरी है, जिस पर नोक उसे थैंक यू कहते हुए सोचता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकूं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसका ख्याल खुद ही रखना होगा। और क्योंगजुन से पूछता है कि उसने अचानक से ऐसे अंडर कवर आउटिंग के लिए रिक्वेस्ट क्यों की, वो तो कभी ऐसा नहीं करता। तो क्योंगजुन बताता है मुझे उन पोस्टर्स के बारे में कुछ पता चला है और जो आदमी हमें सीक्रेट लेटर्स भेज रहा था वो आपसे मिलना चाहता है। और तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि उन्हें सीक्रेटली देख रहा होता है, पर फिर वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, जिस पर नोक कहता है कि ये लोग तो पहले से ही उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो नोक का मेन गार्ड सोरी वहाँ पर आके कहता है वहाँ 5 या 6 लोग हैं, क्या हम उनके साथ डील कर पाएंगे, जिस पर क्योंगजुन कहता है वो मीटिंग 3 घंटे में है तो हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। और नोक कहता है हम इस तरह से भीड़ भाड़ में अटेंशन क्रिएट नहीं कर सकते, हमें उन्हें किसी दूसरी तरफ ले जाकर खत्म करना होगा। तो मैं सोरेब के साथ जाऊंगा और क्योंगजुन तुम गार्ड को साथ ले जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करो। तो क्योंगजुन उसकी बात मानता है और सोरेब को कहता है कि वो नोक को क्लॉथ मर्चेंट की शॉप के पास बिक्यांगजोंग में ले जाए। और फिर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी नोक उन्हें कहता है और एक और बात, मैं चाहता हूँ तुम उन हर जासूसों के चेहरे को अच्छे से देखो। फिर क्योंगजुन और गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और नोक सोरेब के साथ वहाँ से छुपते छुपाते भागना स्टार्ट कर देता है। तो फिर जब ये लोग बिक्यांगजोंग के अंदर पहुँचते हैं तब सोरेब नोक से कहता है योर हाइनेस प्लीज कुछ देर के लिए यहीं पे रहिए, मैं बाहर देख कर आता हूँ अगर कोई यहाँ पर है। और नोक को अपनी तलवार देते हुए कहता है कि वो इसे रख ले, क्या पता उसे इसकी जरूरत पड़ जाए, जिसे नोक ले भी लेता है। फिर सोरेब वहाँ से चला जाता है और नोक वहाँ पर थक कर बैठ जाता है और सोचता है उन्होंने हमारे पीछे पहले से ही लोग लगा रखे हैं, क्या उन्हें पहले ही पता चल गया था कि हमें सीक्रेट पोस्टर्स के बारे में पहले ही पता चल गया है, पर अगर ऐसा है तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पर तभी वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती हैं जिससे नोक डर जाता है और जब वो आगे देखता है तो वहीं पर आगे एक घोस्ट होता है, जिसे देखकर नोक सोचता है ये अब ऐसा क्यों हो रहा है, इन्हें तो उसने काफी दिनों से नहीं देखा था। और फिर जैसे ही वो घोस्ट नोक को छूने वाला होता है तभी कोई गुस्से में कहता है कि क्या वो ये करना बंद करेंगे, जिससे वो घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। और नोक उठते हुए सोचता है कि ये आवाज तो उसने कहीं सुनी है। और फिर हम देखते हैं कि आगे के कमरे में तो जेशिन बैठा हुआ है जो किसी से कहता है अगर आपको मदद करनी है तो कहो और अपनी नाक को बार बार मेरे कामों में अड़ाना बंद करो। और अब नोक को जेशिन की बातें सुनकर याद आ जाता है कि इस आवाज का ओनर कौन है। और फिर नोक उस तलवार को टाइट पकड़ के कहता है अब की बार ये बचने नहीं वाला। सो डेविल्स नाइट सॉन्ग के इस चैप्टर में कोई चिल्लाते हुए कहता है मैं इस तरह से कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। तभी वहाँ पे जेशिन आते हुए कहता है ये सही लग रहा है, पर ये न्यू एजेंट्स क्या अपना इतना सा भी काम हैंडल नहीं कर सकते। और फिर एक बच्चे की आत्मा को दिखाया जाता है जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में चिल्ला रहा होता है और अब दीवार को टाइटली पकड़ के कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अभी सिर्फ 15 साल का हूँ, मैं भी नहीं मर सकता। जिस पर वो 2 ग्रिम रीपर उसे समझाते हुए कहते हैं अगर तुम सिर्फ हमारे साथ चलोगे तो, पर वो बच्चा नहीं मानता, जिससे एक ग्रिम रीपर तो परेशान होकर थक जाता है तो वहीं दूसरा ग्रिम रीपर खुद ही रोने लगता है। पर तभी वहाँ पर जेशिन आ जाता है जिससे वो 2 ग्रिम रीपर एक साथ चौंकते हुए कहते हैं पर आप तो किंग यमोरा के। पर जेशिन उनकी बातों को इग्नोर करके उस बच्चे से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अब पता होना चाहिए इस दुनिया में इस तरह से घूमने से अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। और या तुम इविल स्पिरिट्स की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना चाहते हो ताकि तुम फिर कभी दोबारा से इस दुनिया में जन्म ना ले पाओ। और अगर तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, या अगर तुम मुझ जैसे किसी से टकराना नहीं चाहते हो तो इन ग्रिम रीपर्स के साथ वापस चले जाओ। जिसके बाद वो दोनों ग्रिम रीपर जेशिन को उनकी मदद करने के लिए थैंक यू कहते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे जेशिन को पता चलता है कि वो दोनों तो उसी के भाइयों की जगह पर काम करते हैं और शायद इससे उसका काम जल्दी से हो जाए। तो वो उन दोनों से कहता है कितनी अच्छी बात है, तो अपने सुपरवाइजर जो कि बुक ऑफ नेम्स के इंचार्ज हैं उनसे कहना मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह अकेले बैठकर कहता है कोई मुझे बताओ मैं उन सिली गोस्ट की जिंदगी के बारे में कैसे पता लगाऊं जिन्हें ये तक याद नहीं है कि वो खुद कैसे मरे। मुझे सिर्फ इन एनर्जी इकट्ठा करनी चाहिए और सो जाना चाहिए। तभी वहाँ बाहर कोई आता है और जेशिन का नाम लेता है, जिस पर जेशिन पूछता है आप लोग इतनी जल्दी आ भी गए हो। और वो लोग होते हैं जेशिन के बड़े भाई शियोन और मी, जो जेशिन को गले लगाकर पूछते हैं क्या तुम्हें पता भी है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, क्या तुम्हें अपने भाइयों की बिल्कुल भी याद नहीं आती। जिस पर जेशिन सोचता है डैम इट,
क्या मैंने कहीं इन्हें यहाँ बुलाकर कोई गलती तो नहीं की? फिर शियोन जेसन से पूछता है कि वो अपने साथ कर क्या रहा था, और मी कहता है ह्यूंग सिर्फ एक बार इसके चेहरे को देखो। जेसन, चाहे तुमने कुछ भी क्यों ना किया हो, पर फादर तुम्हें इस तरह से पनिश कैसे कर सकते हैं? जिस पर जेसन सोचता है हाँ मेरे कान, और उन दोनों को अपने से अलग करते हुए कहता है क्या आप लोग ये करना बंद करोगे? और वैसे भी मैं फादर के अगेंस्ट गया हूँ, ना कि आप लोग। तो शियोन कहता है कि वो लोग तो बस उसकी चिंता कर रहे थे, और मी कहता है ह्यूंग सही कह रहे हैं जेसन, और तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारी पावर्स। पर जेसन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है ह्यूंग क्या आप भी कहना चाहते मैं डिफेक्टिव हूँ? जिसे सुनकर शियोन मी को इशारों में कहता है कि उसने जेसन को ऐसा क्यों कहा। और फिर हमें जेसन के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने भाइयों के साथ होता है और कोई कहता है देखो तो उसे हमेशा अपने भाइयों पर चिपका रहता है, ये हाइब्रिड खुद से कुछ नहीं कर सकता। और फिर अब जेसन अपने भाइयों से कहता है आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी लिमिट्स के बारे में पता है, मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं किसी इंसान से ये एनर्जी कंज्यूम किए बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जिसे सुनकर मी घबराते हुए कहता है मुझे तो ये कहना होगा कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे भी हमें बाहर आए हुए कितना जमाना हो गया है ना, और वो क्या बातें जो तुम हमसे करने वाले थे? तो जेसन कहता है ओह हाँ मुझे किसी के बारे में जानना है जिसकी मौत आग से जलने से हुई है, क्या आप इसके बारे में पता कर सकते हैं? एक औरत जो कि ब्राइड के ड्रेस में होगी। जिस पर उसके भाई कहते हैं कि ये पता करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, पर ये सब जेसन क्यों जानना चाहता है? जिस पर जेसन कहता है मैं बस अभी एक एंजल की तरह काम कर रहा हूँ। और उसके दोनों भाई एक साथ सोचते हैं ओह तो ये उस इंसान की वजह से। और फिर शियोन कहता है जेसन मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, पर संभल के रहना क्योंकि तुम्हें तो पता है ना हम इस दुनिया के मामलों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये सुनकर जेसन गुस्से में कहता है क्या आप बार बार ये बोलना बंद करोगे? कह दो अगर आपको मदद नहीं करनी है, पर इस तरह से अपनी नाक बार बार मेरे मामलों में मत घुसाइए। जिस पर मी उससे कहता है तुमने हमारी मदद मांगी है जेसन, तो हम तुम्हारे लिए इतना तो करेंगे ही, पर कोशिश करो तुम फादर की सही साइड में रहो। फिर जेसन उनकी बातों से परेशान होकर कहता है ठीक है पर अब जाओ यहाँ से, क्या आप लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं है करने के लिए? तो फिर उसके भाई ये कहते हुए चले जाते हैं कि अगर जेसन को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उन्हें बता दे। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब जेसन ड्रिंक करते हुए कहता है जब देखो मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते रहते हैं। और इसी के साथ उसकी ड्रिंक खत्म हो जाती है, जिसे लेने के लिए वो बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके आगे खड़ा होता है नोक, जो जेसन से कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, और अपनी तलवार को जेसन की चेस्ट में स्टैब कर देता है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।